चलिए, लास्ट क्लास में हमने एसिड बेस सॉल्ट स्टार्ट किया था चैप्टर। क्या क्या देख लिए थे? हाँ, एसिड स्टार्ट किए थे अपन लिखना। मैंने तो आपको एसिड और बेस बहुत कुछ समझाया था, है ना, बट हमने लिखना कहाँ से चालू किया था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। क्लासिकल डेफिनेशन लिखे थे, जो पुरानी डेफिनेशन है कि एसिड्स वो होते हैं जो सोर इन टेस्ट होते हैं और बेस वो होते हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं। प्लस हमने इनका लिटमस वाला भी पॉइंट लिखा था कि हाँ, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड बेस रेड लिटमस पेपर ब्लू, ये पॉइंट भी लिखे थे। फिर आए थे अपन एसिड और बेस के कुछ एग्जांपल्स में, है ना, काफी सारे एग्जांपल्स लिखे थे एसिड के और बेस के। मैंने बनाना भी सिखाया था, फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। आप H प्लस का फॉर्मूला बनाते जाओ एनायंस के साथ, आपको एसिड मिलते जाएंगे। आप OH नेगेटिव का फॉर्मूला बनाते जाओ कैटायंस के साथ, तो आपको बेस मिलते जाएंगे। तो ऐसे अपन फॉर्मूले बना सकते हैं एसिड और बेस के, ठीक है। और एसिड की क्लासिफिकेशन कुछ बता रहा था मैं आप लोग को। उसके पहले अपन ने कुछ और लिखना चालू कर दिया था क्या? इंडिकेटर क्लासिफिकेशन क्या क्या बताया था मैंने कि एसिड्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है। एक ऑन द बेसिस ऑफ हाँ ओरिजिन, या हाँ कहाँ से डिराइव हो रहे हैं, ओरिजिन। तो उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक ये क्लासिफिकेशन था। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हाँ कंसंट्रेशन ही बोल सकते, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। एंड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई या पॉली बोल लो, ठीक है। ऐसे ही बेस भी डिवाइड होंगे, है ना। और फिर अपन चालू किए थे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या थे? ये कुछ सब्सटेंसेज हैं जो टेस्ट करके बताएंगे हमें कि पर्टिकुलर चीज एसिड है या बेस है। तो उसमें अपन कुछ स्टार्ट किए थे लिखना। विजुअल इंडिकेटर्स एक होते हैं जिनको हम देख करके पहचानेंगे कि पर्टिकुलर चीज एसिड है या बेस है। और एक ऑल्फैक्टरी जिसको अपन स्मेल करके पहचानेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज एसिड है या बेस है। रॉ अनियन एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट अपन एग्जांपल लिखे थे इसके, ठीक है। और लास्ट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, उसका भी कुछ कलर अलग लिखे थे ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है कि ये सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि ये पर्टिकुलर चीज एसिड है बेस है, पर ये भी बता देंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। एसिड बेस न्यूट्रल तीनों बताएंगे बेस्ड ऑन कलर, कि अगर वो यूनिवर्सल सॉल्यूशन को ऐड करने से कलर ग्रीन हो रहा है तो आप बोलोगे कि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर कलर जा रहा है ऑरेंज रेड की तरफ तो आप बोलोगे ये एसिड है। उसमें भी अगर लाइट है तो वीक एसिड है, डार्क रेड हो गया तो एकदम आप क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इधर बेस की तरफ आप ग्रीन के बाद कहाँ आएंगे? ब्लू और पर्पल तक जाएंगे, तो ब्लू में आप बोलोगे वीक बेस है और पर्पल में बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। यही तक हुआ था लास्ट, है ना। कुछ इंडिकेटर्स अपने और बचे, मिथिल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन, ये विजुअल इंडिकेटर्स में आएंगे ना। अरे हाँ, है ना। लिटमस भी आएगा उसी में। चलो उनके बारे में लिखते हैं कि वो कैसे कलर चेंज करते हैं, नीचे लिखना। अभी तीनों के सिर्फ नाम लिखे थे ना। हाँ चलो पहले इसका लिख लेते हैं विजुअल इंडिकेटर्स के बारे में। नीचे लिखो ए और बी करके दो डालते हैं। मिथिल ऑरेंज लिख लो पहले, ए मिथिल ऑरेंज। मिथिल ऑरेंज एज द नेम सजेस्ट ये ऑरेंज कलर का ही होगा, तो मिथिल ऑरेंज। ये कैसे अपना कलर चेंज करेगा? तो इसमें लिखना विथ एसिड, विथ एसिड, विथ एसिड मिथिल ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज with acid methyl orange change the color of acid to red, change the color of acid to red, pinkish red type का आ जाएगा to red। and bases give and bases give and bases give yellow color, yellow color with methyl orange, and bases give yellow color with methyl orange। मतलब मिथिल ऑरेंज ओरिजिनली ऑरेंज कलर का है, एसिड में डालेंगे तो एसिड को वो क्या कर देगा? रेड कर देगा। बेस में डालेंगे तो बेस को येलो कर देगा। तो ये एक पहचान हो गई एसिड की और बेस की, ठीक है। सेकेंड लिखते हैं फिनोप्थलीन, बी फिनोप्थलीन। स्पेलिंग लिखे थे फिनोप्थलीन की, PHENOL, फिनॉल पूरा लिखना है, फिनॉल। देन PTHALEIN,
PTHALEIN, फिनोफ्थलीन। हाँ, इसमें हाइफन डाल के लिखो LEIN, LEIN, फिनोफ्थलीन। हाँ, तो ये कलरलेस होता है ना, फिनोफ्थलीन क्या होता है? कलरलेस। जैसे ये मिथिल ऑरेंज ऑरेंज कलर का था, फिनोफ्थलीन बाय डिफॉल्ट कैसा होता है? कलरलेस। तो इसमें हाइफन डाल के लिखना एसिड, एसिड गिव, एसिड गिव colorless solution with phenolphthalein. Acid gives colorless solution with phenolphthalein. Acid give colorless solution with phenolphthalein. मतलब कलर चेंज नहीं करेगा फिनोफ्थलीन डालने से, बट bases give pink color, bases give pink color with phenolphthalein, with phenolphthalein, with phenolphthalein. Bases give pink color with phenolphthalein. ठीक है, बाय डिफॉल्ट कलरलेस ही है। मिथिल ऑरेंज आपका ऑरेंज कलर का है। ठीक है, ओके नेक्स्ट थर्ड लिख लो, रॉ अनियन एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट। ये एक साथ ही पढ़ते हैं। हाँ, थर्ड पॉइंट। एक्चुअली हमने ऊपर तीनों के नाम एक साथ लिख दिए, अब यहां सबको एक एक करके डिस्क्राइब कर रहे हैं। लिटमस को नहीं लिखवा रहा हूं, लिटमस अपन पहले लिख चुके हैं ना। रॉ अनियन एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट, VANILLA, वेनिला एक्सट्रैक्ट। हाइफन डाल के लिखो these are commonly used olfactory indicators, these are commonly used olfactory indicators, these are commonly used olfactory indicators, OL then factory, olfactory indicators whose odor changes, whose odor, ODOUR, ORDER मत लिखना ना, वो ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। whose odor changes in acidic or basic solutions, whose odor changes। अभी कलर चेंज हो रहा था, इंडिकेटर के कारण कलर चेंज हो रहा था, अब इन इंडिकेटर के कारण स्मेल में चेंज आएगा। whose odor changes in acidic or basic solutions। ठीक है, whose odor changes in acidic और basic solution। ठीक है, फुल स्टॉप डाल के नेक्स्ट लाइन में लिखना, इसी में ही, इसी वाले पॉइंट में कंटिन्यू करेंगे। we will observe that, we will observe that, we will observe that the odor of onion, the odor of onion and vanilla extract, the odor of onion and vanilla extract is not detected in, is not detected in, is not detected in basic solutions, is not detected in basic solutions। समझे इसका मीनिंग? मैं समझा चुका था आपको इंडिकेटर ना, कि जो हम स्ट्रिप, क्लॉथ के स्ट्रिप में जो हम एक में एसिड डाल रहे थे, एक में बेस डाल रहे थे, सॉरी एक में हमने हाँ एसिड डाला, बेस डाला था अपन ने, तो उससे एक में जिसमें हमने बेस डाला था उससे स्मेल जो है वो रॉ ऑनियन की क्या हो गई थी? गायब हो गई थी। उस कपड़े से हमें रॉ ऑनियन की स्मेल नहीं आएगी, जबकि पहले आ रही थी। दोनों स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ से हमें स्मेल आ रही थी रॉ ऑनियन की। अभी हमने एक में बेस डाला और दूसरे में एसिड डाला, तो जिसमें बेस डाले हैं उससे स्मेल हट जाएगी। तो ये हमने लिखा है कि द स्मेल ऑफ रॉ ऑनियन एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट इज नॉट डिटेक्टेड इन केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस। एसिड वाला में अभी भी आपको वो स्मेल आएगी। ठीक है, ठीक, ये हमारे ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स हो गए। ठीक, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। पहला लिख लो, on the basis of, on the
basis of origin, on the basis of origin, हाइफन डाल के लिख लो, यहां पे होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं, मिनरल एसिड्स, इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है, एक लाइन लिखना ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का दोनों का डेफिनेशन। acids which are obtained from plants and animal materials, acids which are obtained from plants and animal materials are called organic acids. Animal materials, जैसे यूरिन इज एन एनिमल मटेरियल, तो उससे हमें यूरिक एसिड मिल रहा था। obtained from plant and animal materials are called organic acids. आप इसको नेचुरली अकरिंग भी बोल सकते हैं ना, are called organic acids. एग्जाम्पल लिखो इसके, एग्जाम्पल है ना, एक कॉलम टाइप का लिखना, मतलब एक हम एसिड का नाम लिखेंगे और बगल में उसका सोर्स लिखेंगे, ठीक है, जैसे ये वाला एसिड कहां से आता है, तो एग्जाम्पल लिखते चलो नीचे। पहले एसिटिक एसिड लिखो, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका सोर्स क्या है, विनेगर, सोर्स क्या है, विनेगर। दूसरा लिखो सिट्रिक एसिड, हाँ सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स लाइक आप लिख लेना ऑरेंज लेमन, इसका सोर्स है सिट्रस फ्रूट्स, एग्जाम्पल में ऑरेंज लेमन। चलो नेक्स्ट लैक्टिक एसिड, सोर मिल्क लिख लेना उसको, सोर मिल्क, खट्टा दूध, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, हाँ टैमरिंड लिख लो उसमें, टैमरिंड, ग्रेप्स एक्सेट्रा, टैमरिंड, ग्रेप्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट लिखना मैलिक एसिड, मैलिक एसिड फाउंड इन एप्पल, फिर लिख लो ऑक्सैलिक एसिड फाउंड इन टोमेटो, यूरिक एसिड, यूरिन, एक और लिखना फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये हमारे एंट में होता है ना, टीटी में, फॉर्मिक एसिड जब आपको वो बाइट करेगी तो इट लिबरेट एसिड्स इन योर बॉडी, जिसके कारण हमें इरिटेशन होती है, तो हम साबुन से अगर धो लेंगे तो साबुन में बेस है तो न्यूट्रल हो जाएगा वो, तो ये एक एप्लीकेशन है न्यूट्रलाइजेशन का, इसका एप्लीकेशन है। हम रिएक्शन तो लिखते हैं कॉपी में वो ठीक है, बट डे टू डे लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन के काफी सारे एप्लीकेशन हम फेस करते हैं, जैसे कि इनडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो वी टेक सम बेसिक सॉल्यूशन लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, या फिर बेकिंग सोडा, तो इससे हमारे पेट में जो एक्सेस एसिड लिबरेट हुआ है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो ये भी एक तरह का क्या है, एप्लीकेशन है न्यूट्रलाइजेशन का। फार्मर्स हैं वो यूज करते हैं सॉइल फॉर द क्रॉपिंग, अगर सॉइल में एसिड, मान लो एसिड रेन हुई है तो उसके कारण सॉइल में एसिड आ जाएगा, तो अब उस टाइप के सॉइल में ईल्ड अच्छी नहीं आएगी, तो वो चेक करते हैं, आता है सेंसर्स आते हैं जो पीएच सेंस करते हैं सॉइल का, अपन पढ़ेंगे पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच बताता है, पीएच एक वैल्यू है जो बताता है हमें कि पर्टिकुलर चीज एसिड है या बेस है, वैल्यू देख करके हम बता देंगे कि अगर इस एसिड या इस सब्सटेंस का पीएच का वैल्यू
5 है या 8 है या 9 है तो ये एसिड है या बेस है। तो एक ऐसा पीएच मीटर भी आता है, पीएच स्केल आता है ना, और पीएच के सेंसर्स भी आते हैं जो सॉइल में हम डिग करेंगे तो वो बता देगा कि सॉइल की एसिडिटी या बेसिसिटी, सॉइल एसिडिक है या बेसिक है। अकॉर्डिंगली फार्मर्स उसका ऑपोजिट वाला छिड़केंगे ताकि न्यूट्रलाइजेशन हो सके एंड सॉल्ट वापस से न्यूट्रल बन जाए। मतलब अगर एक्सपेरिमेंट करके आया कि सॉइल एसिडिक है, दे विल स्प्रे बेस इन देयर फील्ड्स ताकि वो एसिड क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये सारे न्यूट्रलाइजेशन के डे टू डे लाइफ के एप्लीकेशन हैं। उसमें एक एंट वाला भी है कि व्हेन एंट बाइट्स यू, है ना, फॉर्मिक एसिड एंटर्स इन योर बॉडी, नाउ टू न्यूट्रलाइज इट हम बेस सोप यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका से ही नाम आया है, एंड फॉर्मिका बोलते हैं एंड को इन ग्रीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक और लिखिए बट्रिक एसिड, BUTYRIC, ये भी डिस्कस किया था ना बट्रिक एसिड, BUTYRIC। कहां था ये किसमें था? हाँ लिख लो बटर में। तो बटर किस टाइप का बटर? रैंसिड बटर में। रैंसिड बटर मतलब ऐसे नॉर्मली बटर खट्टा नहीं रहेगा ना, पर वो खराब हो जाएगा तो खट्टा हो जाएगा, तो रैंसिड बटर। ठीक है, तो ये सारे एसिड हमारे क्या हो गए? एक अमीनो एसिड भी पढ़े थे अपन, याद है? वो किसमें था? प्रोटीन में। प्रोटीन का ही तो एंड रिजल्ट अमीनो एसिड्स था ना। जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो एंड रिजल्ट क्या आता है? अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड लिखो। अच्छा, आप ऑर्गेनिक का डेफिनेशन लिखिए, उसके एग्जांपल्स हो गए। अच्छा, नेक्स्ट टाइम में लिखना इनऑर्गेनिक का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखो नीचे, एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय या ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ, एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ, minerals of the earth are called mineral or inorganic acids. Acids obtained from minerals of the earth are called mineral or inorganic acids. Mineral or inorganic acids. एग्जाम्पल ये तीन तो लिख लो अपन जो कल भी पढ़े थे, HCl, HNO3 एंड H2SO4। कोई बताएगा तीनों का नाम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कल सबके नाम और फॉर्मूले लिखे थे अपन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड सब हमारे मिनरल एसिड्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो ये पहला डिवीजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सेकेंड लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। देखो हाइफन डाल के, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, दोनों का डेफिनेशन लिखते हैं, हाइफन डाल कर लिखना नीचे। एसिड्स व्हिच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, ये भी समझा दिया था मैंने कि एसिड की एसिडिटी पूरी किसके कारण होती है? H+ के कारण होती है। तो अगर वो H+ में पूरा का पूरा डिसोसिएट हो रहा है तो उस टाइप के एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। और अगर उसके मॉलिक्यूल्स पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? वीक एसिड। और अपन ने रीजन देखा था कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसलिए कुछ एसिड्स पूरे कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते। आयनाइज वर्ड अभी यूज कर रहे हैं या फिर डिसोसिएशन वर्ड यूज कर रहे थे अपन उस दिन, याद है? डिसोसिएशन आयनाइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। द एसिड्स व्हिच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, IONIACD, आयनाइज्ड इन वाटर आर कॉल्ड, in water are called in water are called strong acids, which are completely ionized in water are called strong acids. एग्जाम्पल यही तीनों का फिर से लिख लो, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, HCl, HNO3, H2SO4। और इनके रिएक्शन कुछ ऐसे लिखना कि HCl को जब वाटर में डाला जाएगा तो इट विल ब्रेक इनटू इट्स आयन H+ एंड Cl नेगेटिव कंप्लीटली। अगर H2SO4 को डाला जाएगा वाटर में तो वो भी अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा कंप्लीटली
2H+ एंड SO4 2 नेगेटिव। तो ये इरिवर्सिबल का साइन बना है, इसका मतलब ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। तो ये पूरा कंप्लीट होता है, मतलब जितने भी HCl के मॉलिक्यूल है सारे के सारे H+ और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होंगे। जितने भी H2SO4 के मॉलिक्यूल है सारे H+ एंड SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होंगे। सुन रहे हैं क्या? है ना। एक चीज और समझना, ये जो H+ निकलता है ना, पानी तो अभी भी बचा है हमारे पास, पानी में तो ये सब काम कहां हो रहा है, पानी में ही हो रहा है। तो ये H+ ना H2 के साथ कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना लेता है, एक आयन बना लेता है जिसका नाम है H3O पॉजिटिव। क्या बोलते हैं इसको हम? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो आप चाहें तो इन रिएक्शंस में H+ की जगह हम H3O+ भी लिखेंगे तो सही है, गलत नहीं है। जितने H+ बनेंगे उतने H3O+ बनते जाएंगे। मान लीजिए अगर 10 H+ बने होंगे तो 10 H+ 10 पानी के मॉलिक्यूल रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? H3O+, हाइड्रोनियम आयन। नाम लिख लो उसका, हाइड्रोनियम आयन। जैसे अमोनियम आयन है ना, सुन रहे हैं क्या? जैसे अमोनिया से एक H+ ऐड किए तो अमोनियम आयन बना, यस और नो? वैसे ही वाटर में एक H+ ऐड किए तो क्या बना? हाइड्रोनियम आयन। याद रहेगा दोनों? अरे यस और नो? अमोनिया से अमोनियम एंड वाटर से हाइड्रोनियम। ठीक है। ठीक, चलो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन, एग्जांपल, रिएक्शन। चलो वीक एसिड का डेफिनेशन लिखो। एसिड्स विच आयनाइज, वहां लिखे थे अपन कंप्लीटली, है ना? यहां लिख लो, एसिड्स विच आयनाइज टू ओनली अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, which ionize to only a very small extent, extent, extent in water, जो होगा वाटर में ही होगा। सुन रहे हैं ना? उस दिन याद है अपन एक ड्राई HCl गैस लिया था तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ था। आपको याद आ रहा है कि एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर एक कहीं गैस बन रही है, HCl गैस बन रही है, उसमें अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लेके जाओगे और गैस उससे आके टच भी हो रही है, पर वो ब्लू रेड नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी वो गैस एसिडिक नहीं है। पर जैसे ही आपने उस लिटमस पेपर को क्या किया था, वहां गीला किया था, तो अब पानी आ गया उसमें, तो जैसे ही अब वो ड्राई गैस आकर के उसमें चिपकेगी तो क्या हो जाएगा? वो वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा ना हमारा HCl गैस, तो वो जाके आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज होगा तो H+ बना देगा और यही H+ के कारण हमारा क्या होगा? कलर चेंज हो जाएगा लिटमस पेपर का। ठीक है। तो मॉइस्ट लिटमस पेपर के साथ गैस का कलर चेंज, यानी कि गैस कलर चेंज नहीं कर पाएगा मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर का। ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा? लिटमस पेपर को क्या करना पड़ेगा? हाँ, गीला करना पड़ेगा। मॉइस्ट बोल दिया मैं, सॉरी, ड्राई बोलना था। मॉइस्ट तो गीला ही हो गया ना। ठीक है। तो ड्राई लिटमस पेपर ड्राई गैस के साथ कलर चेंज नहीं करेगा, तो हमें अपने लिटमस पेपर को क्या करना पड़ेगा? मॉइस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। चलो, तो क्या लिखे? टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर आर कॉल्ड वीक एसिड्स, आर कॉल्ड वीक एसिड्स, आर कॉल्ड वीक एसिड। एग्जाम्पल लिख लो। एक तो एसिटिक एसिड, यही बताया था मैंने, ये तो हम खाते हैं, है ना, हमारे फूड प्रोडक्ट में डाला रहता है विनेगर। तो CH3COOH एसिटिक एसिड। एक और लिखना H2CO3, इसका नाम याद है क्या? और H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्या है ये? अरे जैसे नाइट्रेट से नाइट्रिक एसिड बोले, सल्फेट से सल्फ्यूरिक एसिड बोले, वैसे ही कार्बन से कार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड। मैंने बताया ना कि हर के नाम में इक से एंड हो रहा है। तो कार्बोनेट आप जानते हैं, ये कार्बोनेट है CO3, तो कार्बोनिक एसिड। ठीक है। चलो, इसका भी एक रिएक्शन लिखो जैसे आपने यहां लिखा है। इसका रिएक्शन है, बस ये ध्यान रखना कि एरो जो रहेगा वो रिवर्सिबल वाला रहेगा। तो क्या लिखोगे यहां पे आप? CH3COOH प्लस H2O, ये रिवर्सिबल साइन बनाना। ये अपन यूनिट 1 में ही पढ़े हैं ना, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन ऐसा होता है। दिस मेक्स अवर इक्वेशन लुक मोर इंफॉर्मेटिव। याद है? जैसे आपको ये एरो दिखेगा आप समझ जाओगे कि रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल है। ठीक है। तो मिलेगा आपको CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। क्लियर है ये? इसी को बोल रहे हैं अपन डिसोसिएशन या आयनाइजेशन। वो H2CO3 वाला भी ले लो, H2CO3 विथ वाटर, अगेन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो H3O प्लस
प्लस CO3 का 2 नेगेटिव। ठीक है, बैलेंस करने के लिए आप इसको ठीक है, यहां भी 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड हो गए। कहां पर? ये ना, ये और ये पॉजिटिव, वही वही हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, on the basis of concentration, on the basis of concentration, हाइफन डाल के दोनों का नाम लिखना, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड डिनोटेड बाय CONC लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड डाइल्यूट डिनोटेड बाय DIL इन शॉर्ट फॉर्म, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। दोनों का डेफिनेशन लिखते नीचे लिखना, अ कंसंट्रेटेड एसिड इज वन, a concentrated acid is one which contains, a concentrated acid is one which contains very small amount of water in it, very small amount of water in it, very small amount of water in it, whereas a dilute acid is one which contains, whereas a dilute acid is one which contains, dilute acid is the one which contains large amount of water, large amount of water in it, large amount of water in it। फिर हमने ये भी देखा था ना कि हाउ टू मेक कंसंट्रेटेड एसिड डाइल्यूट, पानी डाल के, एसिड में पानी डाल के कि पानी में एसिड डाल के? पानी में एसिड डाल के ना, एसिड में भरे हुए बीकर में, एसिड से भरे हुए बीकर में पानी नहीं डालेंगे वरना छलकेगा। हम क्या करेंगे, पानी में एसिड को डालेंगे, दैट टू स्लोली विथ स्टीयरिंग। ठीक है, तो इसी में नोट करके लिख लो, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट का हमने डेफिनेशन तो लिख लिया, नोट करके लिखो, डाइल्यूटिंग एन एसिड, डाइल्यूटिंग एन एसिड, एक एसिड को डाइल्यूट करना है, डाइल्यूटिंग एन एसिड, डाइल्यूटिंग एन एसिड, इसमें हाइफन डाल के लिखो, अ कंसंट्रेटेड एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू डाइल्यूट एसिड, a concentrated acid can be converted into dilute acid by mixing the acid with water, by mixing the acid with water. A concentrated acid can be converted into dilute acid by mixing an acid with water, by mixing an acid with water. Full stop. This process is called dilution. This process is called dilution. This process is called dilution and is a highly exothermic process. This process is called dilution and is a highly exothermic process. Highly exothermic. कोई डिफाइन करेगा exothermic? हाँ, मतलब रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड भी बोल सकते हैं ना, हीट इज रिलीज्ड, उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब एग्जिट से आया है और थर्म मतलब हीट होता है, हीट बाहर आ रही है, रिएक्शन से हीट क्या आ रही है? बाहर आ रही है। अंदर जाएगी तो एंडो बोलेंगे, एंटर, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये हो जाएंगे हमारे एक्सोथर्मिक। तो डाइल्यूशन प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, विच इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इट इज ऑलवेज डिजायरेबल, अब यहां पे अपन लिख रहे हैं ना कि कौन क्या क्या डिजायरेबल होता है, ऑलवेज एडिंग एसिड टू वाटर, है ना, तो इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू ऐड, it is always desirable to add acid to water slowly
always desirable to add acid to water slowly and keeping the solution continuously stirred and keeping the solution continuously stirred, STIRRED, continuously stirred, STIRRED. इसको बीच बीच में हम मिक्स करते रहेंगे ताकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. फुल स्टॉप. इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, उल्टा अगर करे तो, इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, if water is added to acid, comma, the heat produced may cause the mixture to splash. The heat produced may cause the mixture to splash. May cause the mixture to splash. SPLASH, splash out, and may spill on our clothes, and body. May spill, SPILL, spill on our clothes and body, and may cause serious burns, and may cause serious burns. And may cause serious burns. ठीक है, तो इसलिए अपन हमेशा प्रेफर करेंगे कि एडिंग व्हाट, एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड. ठीक है, ओके. तो ये पूरा एसिड के बारे में. अच्छा, एक क्लासिफिकेशन बच गया ना, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी. लास्ट लिख लो, फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी. ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी. ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी. हाइफन डाल के लिखो, बेसिसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, basicity is defined as the number of, basicity is defined as the number of H positive ions, number of H positive ions, number of H positive ions that are liberated in, that are liberated in water, that are liberated in water by one molecule of an acid, by one molecule of an acid, by one molecule of an acid. Number of H positive ions liberated in water by one molecule of an acid. ABC करके लिखो, मोनोबेसिक, मोनोबेसिक एसिड्स, मोनोबेसिक एसिड्स. हाइफन डाल के बस इतना लिखो, लिबरेट्स वन H पॉजिटिव. हाइफन डाल के बस उसी में लिख लो, मोनोबेसिक एसिड हाइफन लिबरेट्स वन H पॉजिटिव. एग्जांपल लिख लो, HCl, कॉमा HNO3. एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, HNO3, HCl, कॉमा HNO3. सेकेंड लिखो, डाइबेसिक, डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड. एग्जांपल H2SO4, H2SO4, H2SO4. एक और लिख सकते हैं, H2CO3, H2CO3, कार्बोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. थर्ड लिख लो, ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड. एग्जांपल में H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड. ये कितना लिबरेट करेगा, 3H पॉजिटिव, है ना. उनमें भी लिखते आ रहा ना, लिबरेट्स 2H पॉजिटिव, लिबरेट्स 3H पॉजिटिव. हाँ,
H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये बनाए थे फॉर्मूला कल, H प्लस एंड PO4 का 3 नेगेटिव, 3 इधर जाएगा 1 इधर आएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ट्राई बेसिक तक लिख लो बस, काफी है ना। बाकी मैंने आपको सिलिसिलिक एसिड बताया था, वो 4 हो जाएगा आपका H प्लस वाले। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये हो गया हमारा एसिड का क्लासिफिकेशन पूरा, है ना। अब आते हैं प्रॉपर्टीज में, पूरा पहले एसिड पढ़ते फिर बेस आएंगे अपन, है ना। अच्छा, उसके पहले एक डेफिनेशन और लिखेंगे एसिड का, हिंट डालना, एरहीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स, एरहीनियस, ARRHENIUS, एरहीनियस, ARRHENIUS, एरहीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड। जो चैप्टर के शुरुआत में हमने एसिड का डेफिनेशन लिखा है ना, वो पुराना कंसेप्ट है, क्लासिकल कंसेप्ट है, ओल्ड कंसेप्ट, कि एसिड्स वो होंगे जो सोर इन टेस्ट है और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देंगे। बट एरिनियस के हिसाब से एसिड्स वो होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन लिबरेट करेंगे, वो होते हैं एसिड्स। ये उनका डेफिनेशन था। ठीक है, तो हाइफन डाल के लिखो इनका डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू एरिनियस थियोरी, अकॉर्डिंग टू एरिनियस थियोरी, स्पेलिंग सही लिखे ना, ARRHENIUS, according to Arrhenius theory, acids are substances, acids are substances which dissociate in aqueous solutions, acids are substances which dissociates लिख सकते हैं, ionize भी लिख सकते हैं, which dissociates in aqueous solution, which dissociate in aqueous solution to give to give to give hydrogen ion, to give hydrogen ion, dissociate in aqueous solution to give hydrogen ion। हाइड्रोजन आयन के ब्रैकेट में एक और क्या लिखोगे नाम आयन का, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन के ब्रैकेट में हाइड्रोनियम आयन, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं अपन, या तो आप हाइड्रोजन आयन बोलो या तो हाइड्रोनियम आयन बोलो। तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस लिबरेट करेंगे या डिसोसिएट होंगे H प्लस में, दे आर नोन एज एसिड्स। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसके पास H है अपन वो बोल दिए कि एसिड है। अब H तो इसके पास भी होता है ना, C6H12O6 के पास होता है कि नहीं, ग्लूकोज के पास, पर ये एसिड थोड़ी ना है। कहने का मतलब पानी में जाने के बाद इससे H प्लस बाहर नहीं आएगा। अगर ये भी पानी में जाने के बाद H प्लस में डिसोसिएट होता ना, तो ये भी एसिड हो जाता। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो ऐसा मत सोचना कि जिसमें H दिख रहा है हम उसको एसिड बोल देंगे, इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, H प्लस निकलना चाहिए बाहर जब उसको पानी में डाला जाए, तो इट शुड लिबरेट, इट शुड फर्निश हाइड्रोनियम आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन मैंने कल भी आपको कहा था कि पूरा का पूरा एसिडिक नेचर इसके कारण ही है, एंड इन द सेम वे पूरा का पूरा बेसिक नेचर OH नेगेटिव के कारण है। तो एरिनियस ने बेस को भी डिफाइन किया था, तो बेस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बताओ तो। नहीं नहीं, डज नॉट नहीं, ऐसा थोड़ा बोलेंगे कि उल्टा, विच लिबरेट दिस आयन, जो कौन क्या लिबरेट करेगा, OH। अब जैसे ये तो नहीं कर रहा है H पॉजिटिव, तो इसको बेस तो ना बोल देंगे। तो जैसे एसिड को आपने डिफाइन किया कि ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस में डिसोसिएट होंगे उनको एसिड बोलेंगे, तो बेस के लिए क्या बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशन जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव लिबरेट करेंगे उनको हम कहेंगे बेसिस। तो ये भी अरेनियस कंसेप्ट हो जाएगा। देखिए बेस का भी हमने ओल्ड कंसेप्ट तो पढ़ा है कि बेसिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट, दे टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, दे आर सोपी इन टच, ये सब डेफिनेशन है बेस की, बट ये सब ओल्ड डेफिनेशन है। एरिनस के अकॉर्डिंग बेसिस क्या होंगे, जो OH नेगेटिव आयन लिबरेट करेंगे अपने सॉल्यूशन में। एम आई क्लियर। ठीक है, तो चलो वो जब अपन बेस में आएंगे तब बेस का डेफिनेशन लिख लेंगे, अभी एरिनस का कांसेप्ट क्लियर है। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल में एक दो रिएक्शन लिख लो आप जिसमें आप H पॉजिटिव बाहर निकालोगे, इन्हीं दोनों को लिख लो वापस से, या एक ऊपर का लिख लो वीक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिख लो, तो ये वाला HNO3 लिख लो, HNO3 प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस, क्या हो गया, क्या
हाँ ये दोनों एग्जांपल लिख रहे हैं ना मतलब अपन नाइट्रिक एसिड को और एसिडिक एसिड को एसिड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एरिनेस के हिसाब से ये दोनों ही अपने सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एसिड। हाइड्रोनियम आयन है ना, H3O प्लस 1 प्लस है ना, H3O 1 प्लस है वो। ठीक है चलो प्रॉपर्टीज में आते हैं कि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है। तो हेड डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम वही बोलेंगे कि इसका टेस्ट सोर है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, ये कोरोसिव नेचर का है, ये सब इसकी क्या हो जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि ये रिएक्शन कैसे करता है, सुन रहे हैं, एसिड को किसी सब्सटेंस के साथ मिक्स करोगे तो वो उसके साथ कैसा रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनाएगा। ठीक है तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना रिएक्शन ऑफ एसिड विथ reaction of acid with reaction of acids with active metals, reaction of acids with active metals, active metals। हमने ये रिएक्शन भी पढ़ा है चैप्टर 1 में, ध्यान से देखना ये रिएक्शन हम इस टाइप का कुछ रिएक्शन लिखे थे क्या, इफ यस कौन से कैटेगरी का रिएक्शन था ये, डिस्प्लेसमेंट, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इन दैट सीरीज, याद है वो केज वाला जो एक सीरीज था, बहुत सारे जानवर लोग को अपन एक पिंजरे में बंद कर दिए थे, तो उसमें जिंक ऊपर आएगा, हाइड्रोजन हमारा नीचे है, तो जिंक ने हाइड्रोजन को उसी के सॉल्यूशन से क्या किया है डिस्प्लेस, तो ये रिएक्शन किसका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। अब हमने स्पेशली ऐसा क्यों लिखा एक्टिव मेटल, क्योंकि सारे मेटल ऐसा नहीं कर पाएंगे कि एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, ये रिएक्शन है हमारा। मतलब इन जनरल रिएक्शन क्या होने वाला है, आप एक एसिड को अगर एक एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको उसी मेटल का एक सॉल्ट मिलने वाला है, यू विल गेट द सॉल्ट ऑफ दैट मेटल, यू विल गेट द सॉल्ट ऑफ दैट मेटल इटसेल्फ प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। ऐसी बनाएंगे, अप एरो इवोल्यूशन ऑफ गैस शो करता है ना, अप एरो, डाउन एरो शोज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड अपवर्ड एरो शोज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है तो ये हर मेटल नहीं कर पाएगा, आप देखिए अगर सेम रिएक्शन मैं कॉपर के साथ करवा दूं तो कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, कोई बताएगा वाई, हाँ क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे है हमारा कॉपर इन दैट रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन यहां है, नीचे कॉपर है, कॉपर के नीचे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, हाँ इसके नीचे सिल्वर है, तो कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है बट कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये अपन पढ़ चुके हैं राइट। तो ये रिएक्शन हमारा वही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है चलो क्या लिखे हेडिंग, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ एक्टिव मेटल, हाइफन डाल के लिखो एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू लिबरेट, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल टू डिस्प्लेस, टू लिबरेट लिखना, टू लिबरेट, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ये क्या है Li बी है, लिबरेट हाइड्रोजन गैस, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल reactive metals such as zinc, comma magnesium etc, zinc Zn, zinc Zinc है ना, comma magnesium Mg etc displace hydrogen from acids, displace hydrogen from acids, displace hydrogen from acids in the form of hydrogen gas, in the form of hydrogen gas। ये जनरल रिएक्शन लिख लो, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये जनरल रिएक्शन है, एसिड कोई सा भी लो, मेटल भी कोई सा नहीं, एक्टिव मेटल लेंगे है ना, तो आपको मिलेगा मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस।
उसके बाद फर्स्ट एग्जांपल तो वही लिख लो, पहले ये लिखना ना, जनरल रिएक्शन, इन जनरल एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू गिव मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये जनरल रिएक्शन है, ठीक है। अब एक एग्जांपल वो ले लेना फर्स्ट, है ना, फिर एक और एग्जांपल लेना, जिंक का ही लेना पर एसिड अब चेंज कर देना, तो बताना क्या क्या बनेगा। इस सेक्शन को कंप्लीट करो बैलेंस करके, चलो कॉपी में कंप्लीट करो विथ बैलेंसिंग। फिर एक एग्जांपल Mg का लिखना, Mg के साथ HCl लेकर के भी सेम काम करवाएंगे। आयरन ले लेना, सेम काम। हर में ये वाला कॉमन है, सुन रहे हैं, हर में हाइड्रोजन गैस तो बनेगा ही, बस अब सॉल्ट देख लो आप कि हाइड्रोजन निकलने के बाद जो बचे हैं उनका सॉल्ट बना है। एम आई क्लियर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी था। हाँ ले लो, मतलब ऐसा कुछ दिया नहीं है तो 2 एज्यूम कर लो, तो FeCl2 बना देना, FeCl2, और यहाँ क्या हो जाएगा, H2 तो बनेगा ही, और ये 2 ले लेना, 2 करना पड़ेगा ना वहां पर। हाँ यहाँ क्या बना रहे हैं, MgCl2, MgCl2, हाइड्रोजन गैस तो बनेगी ही, बैलेंस करने के लिए अगेन यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे ZnSO4, Zn2SO4 मत कर देना, है ना, कि H की जगह बस लगा रहे हैं तो 2 तो रहेगा, ऐसा नहीं होता, है ना। H प्लस जो है, ध्यान देंगे इधर, H प्लस SO4 2 नेगेटिव के साथ फॉर्मूला H2SO4 बनाता है। जरूरी नहीं है हर कोई SO4 2 नेगेटिव के साथ ऐसा ही फॉर्मूला बनाएगा, अगर 2 प्लस वाला ले लिया मैंने तो 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा, ZnSO4 बनेगा, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस तो रहेगी, ठीक है। ओके, नोट करके एक पॉइंट लिखो नीचे, नोट, मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, चाहो तो सिंबल लिख लो सबके, मेटल्स लाइक सोडियम बोले तो Na, Mg, मैग्नीशियम एंड Ca, कैल्शियम, ये हो जाएगा ना, सिंबल से याद रखेंगे ना, तो मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम react vigorously, VIGOROUSLY, बहुत विग्रस मतलब वही जल्दी या हाँ फास्ट बोल सकते हैं, ठीक है, विग्रसली, whereas aluminium, zinc and iron, whereas aluminium, zinc and iron react less strongly, aluminium Al हो जाएगा, iron Fe हो जाएगा and zinc Zn react less strongly या less vigorously भी लिख सकते हैं, less strongly with dilute acids, मतलब हर मेटल की रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं है ना, कुछ बहुत फास्ट या बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा लेस स्ट्रॉन्गली कर रहे हैं, और कुछ तो कर ही नहीं रहे, कौन वाले, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो उसके लिए भी एक लाइन लिखो, हाउएवर, फुल स्टॉप डाल के, हाउएवर मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड do not react with acids, do not react with acids, AU, सिल्वर Ag हो जाएगा, गोल्ड AU, डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन गैस का अपन एक टेस्ट पढ़ा था ना, अभी बीच में लिखे थे अपन, हाइड्रोजन का टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट और ऑक्सीजन, 4 गैस का टेस्ट लिखवाया था मैंने यूनिट 1 में ही, तो उसमें हाइड्रोजन के गैस के टेस्ट में हमने क्या लिखा था, हाँ, इट विल बर्न विथ पॉप साउंड,
मतलब आप जब गैस निकल रही है तो वो कलरलेस है ना उसका कलर है, ना कोई टेस्ट है, ना ओडर है ना कलर है, ना स्मेल है, ना टेस्ट है। तो आप कैसे पता करो कि ये गैस हाइड्रोजन ही है? वो तो ऑक्सीजन भी हो सकती है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती थी, पर वो हाइड्रोजन है, इसका प्रूफ कैसे करेंगे अपन? तो विल ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर इट, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। ठीक है, तो उसका भी नीचे नोट में सेकंड पॉइंट लिखना। नोट में सेकंड पॉइंट, ये नोट का फर्स्ट पॉइंट था कि कुछ मेटल बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल लेस स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे, और कुछ तो करेंगे ही नहीं। तो नॉट ऑल मेटल्स बिहेव सेम, है ना, उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग है, तो दे विल रिएक्ट डिफरेंटली, नॉट एक जैसे रिएक्ट नहीं करने वाले। ठीक है, ओके। तो नोट नंबर 2 में लिखेंगे द गैस लिबरेटेड, द गैस लिबरेटेड, द गैस लिबरेटेड can be tested by, can be tested by, can be tested by bringing a, bringing a burning matchstick, bringing the burning matchstick, comma, bringing the burning matchstick, comma, the hydrogen gas burns with a pop sound, the hydrogen gas burns with a pop sound, burns with a, comma देखिए, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। ठीक है, तो ये उसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड सेकेंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या लिखे थे अपन? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ एक्टिव मेटल। ठीक है, नेक्स्ट लिखा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है? ऐसे सॉल्ट जो कार्बोनेट वाले हुए, यानी कि कार्बोनेट के साथ बनाए हुए हैं। मतलब कोई भी आप मेटल ले लो और उसका सॉल्ट CO3 2 नेगेटिव के साथ फॉर्मूला बना दो, तो आपको कार्बोनेट मिलते जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मेटल है, तो सोडियम ले लिया हमने Na+, फॉर्मूला बन गया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ले लो Mg2+, तो फॉर्मूला क्या बन गया? MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। आपको बस यहां पर क्या लेना है? एक मेटल आयन लेना है, एक मेटल आयन लेना है, उसका सॉल्ट बनाना है किसके साथ? CO3 2 नेगेटिव का, तो बन जाएगा आपको कार्बोनेट CaCO3। तो ऐसे आप किसी का भी कार्बोनेट बना सकते हो, बस ऐसे ही आपको फॉर्मूले बनाने हैं। और बाइकार्बोनेट क्या होगा? कार्बोनेट की जगह बाइकार्बोनेट ले लोगे। बाइकार्बोनेट क्या होता है? HCO3 का 1 नेगेटिव। तो जैसे सोडियम आ गया हमारा, तो Na+ और ये भी 1- ही है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NaHCO3। कैल्शियम क्या क्या बन जाएगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस। समझ रहे हैं क्या? तो ऐसे हमारे इन सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाना है हमको। यही तो लिखा ना आपने कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, चलो हाइफन डाल के लिखो। एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, acids react with metal carbonates and bicarbonates। बाइकार्बोनेट्स के ब्रैकेट में एक नाम और लिखेंगे इसका, इसको और क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को एक और नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बोनेट को मिलाकर तो बना ही है, देखा था ना हमने। H+ और H+ और CO3 2 नेगेटिव को अगर आप मिला दोगे तो क्या बनेगा? HCO3 का 1 नेगेटिव। +1 -1 -1 हो गया, और ये दोनों को जोड़ के लिख दिए, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर देना। टू फॉर्म द रेस्पेक्टिव सॉल्ट, टू फॉर्म द रेस्पेक्टिव सॉल्ट, टू फॉर्म द रेस्पेक्टिव सॉल्ट। जैसे यहां सॉल्ट बन रहा था विथ एसिड, अभी भी एक सॉल्ट बनेगा उसी मेटल का, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर
कहने का मतलब यहां पर दो चीजें फिक्स रहेंगी हमेशा, ध्यान देंगे इधर। जनरल रिएक्शन क्या होगा, मेटल कार्बोनेट लो या मेटल बाइकार्बोनेट लो, इनका रिएक्शन कराओ किसके साथ, एसिड के साथ। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है आपको, इसी मेटल का मिलेगा सॉल्ट। क्या मिलेगा, इसी मेटल का सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस CO2 एंड H2O आर फिक्स। जैसे इसके पिछले वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन वाज फिक्स, यहां पे CO2 एंड H2O आर फिक्स। ये जनरल रिएक्शन होगा। एक एग्जांपल समझो पहले फिर लिखना, ध्यान दो इधर। तो एक एसिड बोलो, HCl प्लस सोडियम कार्बोनेट ले लूं, अभी जो पीछे बनाया फॉर्मूला Na2CO3। ठीक है, अब क्या होगा देखो यहां पर, ये तो मेटल का सॉल्ट बनाएगा Na, है ना। अब ये और ये जो है पानी मिल बन जाएंगे आपके H2O एंड CO2 जो हर बार बन रहा है। बचा क्या हमारे पास, क्लोराइड। क्या बना, क्लोराइड बचा है हमारे पास, तो ये क्या बना लेगा, सॉल्ट NaCl। तो सॉल्ट बनेगा इसके एनायन और मेटल के साथ, ये ध्यान रखना। समझ रहे हैं क्या, सॉल्ट किसके साथ बनेगा, हमारा मेटल, जो हमारा मेटल कार्बोनेट है उसका मेटल और एसिड का एनायन, H+ को छोड़ देना, जो बचा वो क्या है आपका एनायन, उसके साथ क्या बनाओगे, सॉल्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो HCl की जगह मैं H2SO4 ले लेता हूं, H2SO4 Na2CO3 कार्बोनेट। अब क्या बनेगा बताओ फॉर्मूला, H2O और CO2 तो फिक्स है, हर बार ये तो बनना ही है। हाँ, अब बताइए क्या आएगा, Na2SO4, Na2SO4। समझे क्या, ठीक है। तो पहले जो ये दोनों जनरल रिएक्शन लिखो, फिर एग्जांपल लिखते हैं। इन जनरल करके लिखना, इन जनरल ये दोनों रिएक्शन, और फिर एग्जांपल में ये दोनों। एक आध बाइकार्बोनेट भी देखते हैं, NaHCO3 ले लेता हूं मैं प्लस HCl एसिड, तो सॉल्ट वही बनेगा वापस से NaCl प्लस H2O प्लस CO2, बैलेंस करना पड़ेगा बस। लास्ट वाला कंप्लीट करना। एसिड मैंने चेंज किया है, एसिड मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है, हाँ मैं बाइकार्बोनेट लिया हूं ना, ये दोनों बाइकार्बोनेट का रिएक्शन है, ये दोनों कार्बोनेट के लिए। देखो सॉल्ट वही बन रहा है, देखा आपने, बस बैलेंसिंग करना पड़ेगा आपको। कहाँ पे ये, आप बताओ। बोला ना ये दोनों कार्बोनेट का है, ये दोनों बाइकार्बोनेट का है, तो क्या बनेगा बताओ। सिर्फ उतारना नहीं है कॉपी में, समझ के उतारना ना क्या लिख रहे हैं अपन। तो ये क्या होना चाहिए, ये Na नहीं दिख रहा है, Na, तो Na फिर वो H है CO3, क्योंकि Na और ये फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, NaCO3 बनेगा फॉर्मूला। तो ये बाइकार्बोनेट सॉल्ट होगा, मतलब इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऊपर वाले क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट है, तो ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, फॉर्मूला क्या बना यहां पर, सेम Na2SO4 बाकी CO2 एंड H2। बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर H को क्या आपको लग रहा है, यहाँ पे H या एक H ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे H वो नहीं है ऊपर वाले में, तब भी प्रोडक्ट सेम कैसे बन रहा है, तो प्रोडक्ट सेम बनेंगे, बस यहाँ पे आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है।
डन। चलो नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन लिख के छोड़ देना। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, ये हम पढ़े हुए हैं ना, नाम क्या था इसके रिएक्शन का? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में ये एसिड की प्रॉपर्टी खत्म करके बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।